Hi, everything will come to you at the perfect time. Perfect time. Today is 5th of October 2021. Let us have a quick discussion of all these important topics. रैपिड जी के यस्टरडे क्वेश्चंस के आंसर्स हैं. हेड ऑफ द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन था मीर बख्शी ड्यूरिंग अकबर्स रीन. सिल्वर टंका था सिल्वर कॉइन इल्तुतमिश के टाइम पर. नियामत ए खुदाई पॉलिटिकल आइडियोलॉजी थी बाय बलबन. जागनिक वो ऑथर हैं जिन्होंने अलाह कांड लिखा है. अकबर के टाइम पर अकबर ने सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत फॉट किया था हेमू के साथ, तो हेमू एंड अकबर. मुगल रूलर हैड अ चेन ऑफ जस्टिस हंग आउटसाइड हिज पैलेस, द नेम इज जहांगीर. सो दीज आर आंसर्स ऑफ यस्टरडेज क्वेश्चंस. आज के सवाल है, बलपकरम नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन द स्टेट ऑफ विच स्टेट? बलपकरम नेशनल पार्क. Bison National Park lies in which state of India? Bison National Park. Who administers the oath of office to the President of India? President काफ़ी लोगों को शपथ दिलाते हैं, बट President को कौन शपथ दिलाता है? Who administers the oath of office to the President of India? Who is the chairman of राज्य सभा? राज्य सभा के चेयरमैन कौन होते हैं? Then where is the लाल बहादुर शास्त्री नेशनल अकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इज लोकेटेड? इसका कोई गलत जवाब नहीं देगा. जॉइंट सेशंस ऑफ पार्लियामेंट इज प्रिसाइडेड बाय हुम? तो जॉइंट सेशन होता है, जॉइंट सेशन में लोकसभा राज्यसभा एक साथ आती है, तो इसको प्रिसाइड कौन करता है? आंसर. सो दीज आर 6 क्वेश्चंस फॉर टुडे. आज की वोकैबुलरी है सुवेनियर. इसका मतलब है कोई मेमेंटो टाइप, यादगार. अ थिंग दैट इज केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ अ पर्सन, प्लेस और इवेंट. जैसे आप कहीं घूमने जाते हो तो वहां से याद के रूप में यू बाय समथिंग, सो दैट इज सुवेनियर. क्वेंट का मतलब होता है जो बहुत अनयूजुअल है, ओल्ड फैशनड है. फ्यूटाइल का मतलब दिस इज अ फ्यूटाइल एक्सरसाइज, लाइक व्यर्थ है वो. इनकेपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी यूजफुल रिजल्ट, पॉइंटलेस है. मेलनकॉली का मतलब होता है उदासी, अ फीलिंग ऑफ पेंसिव सैडनेस टिपिकली विद नो ऑब्वियस कॉज. डेट्रीमेंट का मतलब होता है हानि, द स्टेट ऑफ बीइंग हार्म्ड और डैमेज्ड. सो दीज आर vocabulary words for today. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. लैंग्वेज में बहुत अच्छी प्रोफिशिएंसी करना इज अ मस्ट. नाउ लेट अस कम टू द टॉपिक्स. पहला है फार्मर्स ग्रुप, सेकंड है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट. इसमें गवर्नमेंट क्या चेंजेस लाने का प्लान कर रही है? तो विल हैव अ टॉक और इसमें हम एक सवाल भी तैयार करेंगे. नोबेल प्राइज अनाउंस हो रहे हैं आज, जो है वो हम बात करेंगे दिस डेविड जूलियस और दिस आदम. नोबेल प्राइज मिला है फॉर मेडिसिन. विल ऑल्सो हैव अ टॉक कि नोबेल प्राइज का बैक स्टोरी क्या है, एट्सेट्रा. मोर मशीन्स टू स्वीप सिटी रोड्स क्लीन. दिल्ली विंटर्स आ रहा है तो शहर को क्लीन करना ज़रूरी है. अल्फ़ाबेट सूप न्यू दिल्ली नीड्स टू सिफ्ट थ्रू. मतलब हम इतने सारे अलायंस में पड़ गए हैं, लाइक व्हाट्सएप ग्रुप्स बहुत सारे हो जाते हैं, ऐसे अलायंसेस भी बहुत सारे हैं. तो इसमें दिल्ली मतलब इंडिया कैसे इसको टेकल करे? दिस इज टैप रूट्स टू हेल्प रीस्टोर इंडियाज फेडिंग ग्रीन कवर. ग्रीनरी इज ज़रूरी. सिटीज़ आर टेकिंग क्लाइमेट एक्शन. साइंस ओवर स्मोक टॉवर. श्रृंगला साहब श्रीलंका में है अभी. एक्स ग्रेशिया 50,000 देना है कोविड डेथ पर. 70% पॉपुलेशन को कोविड का फर्स्ट डोज मिला है. ड्रोन बेस्ड वैक्सीनेशन डिलीवरी टेक्नोलॉजी. Need to double infra spending, essential economy. Then this is price surge, oil importer, second wave. फुमियो किशिदा नए पीएम हैं जापान के. आज हम देखते हैं एक ये कॉन्टेस्ट फॉर द मून आर्टिकल भी है. आज हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से रिलेटेड कुछ बेसिक फैक्ट्स देखते हैं. ये स्ट्रेट फॉरवर्ड वेरियस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, वन लाइनर. देन दिस इज सी सेट एंड दीज आर क्वेश्चंस फॉर टुडे. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट ऑल दीज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन नेक्स्ट अबाउट 35 to 40 minutes. Our reference material is this The Hindu and this is Indian Express. Both are Delhi edition. Health is doing better. आज पॉजिटिवली रात में मैं टेस्ट पेपर डिज़ाइन करूँगा और कल आपको शेयर करूँगा. ओके. सो दिस इज गवर्नमेंट अनाउंसेस प्लान टू टैकल पॉल्यूशन इन विंटर. तो दिल्ली आ रही है. दिल्ली आते ही दिल्ली का सबसे बड़ा डेंजर क्या है कि यहाँ पे एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होता है. एयर पॉल्यूशन, तो एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए ही एक ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान भी था. तो दिल्ली जब भी विंटर्स आती है तो स्टब्बल बर्निंग होती है, फायर क्रैकर होता है. दिल्ली के आसपास कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी भी बहुत होती है.
और व्हीकल्स तो हैं ही दिल्ली में बहुत। तो इन सब का कल्मिनेशन क्या होता है कि दिल्ली एक चोक चैम्बर बन जाता है, गैस चैम्बर बनता है। तो अभी से प्लान्स हैं कि पॉल्यूशन को कैसे टेकल करें, बिकॉज विंटर इज कमिंग। देन दिस इज नो स्टेट कैन डिनाई 50,000 एक्स ग्रेशिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा। एक्स ग्रेशिया अमाउंट मतलब अगर किसी की कोविड रिलेटेड कैजुअलिटी हुई है, डेथ हुआ है, तो सरकार उसको हेल्प करेगी 50,000 रुपये से। देन ये बात है फार्मर्स ग्रुप। सी ये जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है ना, तो हमारे जो कॉन्टेक्स्ट में है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसमें हमें ये जो 3 फार्म लॉज हैं इसके बारे में पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या है, बेसिक पॉइंटर्स क्या है। हैव अ लुक एट नोट्स, प्रीवियस नोट्स, हमने इसको कवर किया है। सेकंड, आपको ये पता होना चाहिए इसके प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है। जो जनरल लाइन ऑफ एक्शन हमारा वो होना चाहिए कि फार्मर्स हमारे लिए सुप्रीम है, हम फार्मर वेलफेयर की तरफ वर्क करते हैं। फार्मर की जो इनकम है इसमें हमें इंक्रीज करना है, डबल करना है फार्मर इनकम। देन जो एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, प्रॉब्लम सबसे बड़ी है प्रोडक्टिविटी कम होती है, प्रॉब्लम सबसे बड़ी है कि हम क्लाइमेट रिजाइलेंट इंफ्रा एग्री डेवलप नहीं कर पा रहे। तो समय चेंज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंगली जो फार्मिंग एग्रीकल्चर है वो भी चेंज होना चाहिए। तो ये हमारे स्कोप ऑफ डिस्कशन में होगा। बाकी इसमें अभी थोड़े टाइम तक दिस पॉलिटिसाइजेशन एट्सेट्रा भी है, सो वो आउट ऑफ स्कोप है अपने। नाउ दिस इज गवर्नमेंट मूव्स चेंजेस टू फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। अब ये जो एक्ट है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एक्ट है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। एक्चुअली क्या होता है, फॉरेस्ट है हमारे यहाँ, फॉरेस्ट में अगर गवर्नमेंट को कोई रोड बनानी है, कोई ब्रिज बनाना है, कोई डेवलपमेंट इंफ्रा करना है, तो पेड़ों को काटना पड़ता है। तो ऐसे नियम बनाए गए हैं कि यू कैन नॉट कट फॉरेस्ट जस्ट लाइक दैट। आपको उसके लिए बड़ा अप्रूवल लेना पड़ता है, प्रोजेक्ट एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट कराना पड़ता है, ऑल्टरनेट देखना पड़ता है। और अगर जितना फॉरेस्ट आपने काटा है तो उसके लिए कंपा फंड्स भी है, रीफॉरेस्टेशन करना पड़ेगा एट्सेट्रा। सो दीज आर सेफ गार्ड्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर फॉरेस्ट कंजर्वेशन। तो अमेंडमेंट प्रपोज्ड है टू एब्जॉल्व एजेंसीज इन्वॉल्व इन नेशनल सिक्योरिटी एंड बॉर्डर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। तो अगर कोई एजेंसी नेशनल सिक्योरिटी के लिए है या फिर रोड बॉर्डर पे बनाना है, तो वहाँ अगर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट लगेगा तो उनकी प्रोसेस स्लो डाउन हो जाएगी, ये आर्ग्यूमेंट है। तो दैट इज़ वाई यहाँ अमेंडमेंट्स ऐसे हैं कि जब नेशनल सिक्योरिटी या बॉर्डर इंफ्रा की कोई बात हो तो वहाँ फॉरेस्ट क्लियरेंस ये सब थोड़ा ईजी हो जाना चाहिए। यूनियन गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है एब्जॉल्व, एब्जॉल्व मतलब ख़त्म करना, एजेंसीज इन्वॉल्व इन नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट बॉर्डर इंफ्रा फ्रॉम ऑब्टेनिंग प्रायर फॉरेस्ट क्लियरेंस। जैसे अभी हमने देखा था मुंबई में मेट्रो शेड बनना था, तो वहाँ प्रॉब्लम हुआ कि फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं होगा बिकॉज फॉरेस्ट है वहाँ पे। कई बार हाईवे क्रॉस होना पड़ता है बट वो नेशनल पार्क से, तो फॉरेस्ट क्लियरेंस ज़रूरी होता है। बट जो नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है या बॉर्डर इंफ्रा की आती है तो उनको क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं होगी। ये अभी नया अमेंडमेंट फ्लोट है, अभी ये फ्लोट है, अभी इसको एक्ट होने में टाइम लगेगा। तो FCA विच फर्स्ट केम इन 1980, इसका अमेंडमेंट हुआ 1988 में। तो उसमें था परमिशन लेना पड़ेगा, आप फॉरेस्ट ऐसे ही नहीं साफ कर सकते। तो दिस इज देयर। अब एक्ट ऑफ टुडे लैंड होल्डिंग एजेंसी जैसे रेलवे हुआ, नेशनल हाईवे अथॉरिटी हुआ, PWD डिपार्टमेंट हुआ, तो आपको अप्रूवल लेना पड़ता है। और अगर आपने फॉरेस्ट अगर क्लियर किया रोड बनाने के लिए तो आपको वहाँ पे उसका कंपनसेट भी करना पड़ेगा। नेट प्रेजेंट वैल्यू फॉरेस्ट की कितनी है, प्लस कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन भी करना पड़ेगा। फॉरेस्ट हटाया तो अब आप अफॉरेस्टेशन जंगल लगाओ। तो ये ज़रूरी होता है, ये ज़रूरी है बिकॉज फॉरेस्ट को हम ऐसे ही लेट गो नहीं कर सकते, फॉरेस्ट इज़ एसेंशियल। तो जो फॉरेस्ट एक्ट है, कंजर्वेशन एक्ट 1980 का, इसके 3 प्रमुख बातें हैं। प्रोटेक्ट द फॉरेस्ट अलॉन्ग विद इट्स फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा क्या होता है, फोना क्या होता है, आंसर। और जो डाइवर्स इकोलॉजिकल कंपोनेंट्स है, इंटीग्रिटी है, टेरिटोरी है, मतलब पूरे इकोसिस्टम को कंजर्व करो। अरेस्ट करो द लॉस ऑफ फॉरेस्ट बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी खत्म नहीं होनी चाहिए, इसको स्टॉप करो। प्रिवेंट करो फॉरेस्ट लैंड बीइंग कन्वर्टेड इनटू एग्रीकल्चर, ग्रेजिंग, कमर्शियल पर्पसेस एंड इंटेंशंस। सो दीज आर पॉइंटर्स ऑफ दिस फॉरेस्ट कंजर्वेशन कि हमें फॉरेस्ट को इन टोटलिटी कंजर्व करना है। फॉरेस्ट का जो है उसका अगर यूज़ कर रहे हो नॉन फॉरेस्ट यूज़ में तो भी एक स्ट्रिक्ट प्रोटोकॉल होगा, एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करो, कंपनसेशन करो। ये सब प्रोसेस कॉम्प्लेक्स इसलिए बनाई जाती है ताकि ऐसे ही कोई फॉरेस्ट को क्लियर नहीं कर पाए, बहुत डिफिकल्ट काम हो अगर फॉरेस्ट पे आपको कोई
इंफ्रा डेवलप करना है या नॉन फॉरेस्ट यूज़ करना है। जैसे ये भी है, इसके लिए भी परमिशन चाहिए होती है। जैसे जंगल लगा था, आपने वहाँ पे टी के एस्टेट्स बना दिए, कॉफ़ी, स्पाइसेस, रबर, पाम, ऑयल बियरिंग, मेडिसिनल प्लांट्स, तो ये भी जस्ट लाइक दैट यू कांट डू इट। ये न्यूज़ में इसलिए है बिकॉज कुछ टाइम से हम पाम इंपोर्ट पे थोड़ा ट्रबल फेस कर रहे थे, तो हमने एक पाम मिशन लॉन्च किया है ऑयल के लिए। तो नॉर्थ ईस्ट है हमारा और अंडमान निकोबार, पाम क्योंकि इक्वेटोरियल है तो यहाँ इक्वेटोरियल टाइप क्लाइमेट है, तो हम नॉर्थ ईस्ट थोड़े पैचेस में, नॉर्थ ईस्ट और अंडमान में हम पाम प्रोडक्शन करने की कोशिश कर रहे हैं। बट अब इससे प्रॉब्लम क्या आएगी, बायोडाइवर्सिटी, कि अगर सब पाम हो जाएगा तो वहाँ की लोकल नेटिव स्पीशीज़ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। पाम वैसे भी कोई हमारी लोकल स्पीशीज़ तो है नहीं, ये होगी लाइक इन्वेजिव स्पीशीज़ तो नहीं बन जाएगी। तो देर आर चैलेंजेस। तो इसी बात पे हम ये नोट तैयार करते हैं, प्रिपेयर अ नोट ऑन द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द रिजर्व्ड फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। तो पहले तो आप फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट से रिलेटेड एक पन्ना लिखो, क्या क्या है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। फिर इसके बाद रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है। जब भी ऐसा डिफरेंस वाला सवाल आता है ना, कोशिश करो कि उसको पॉइंट्स में लिखो, इससे ना नंबर अच्छे मिलते हैं। अगर जल्दी जल्दी टाइम कम मिल रहा है तो आप टेबल भी बना सकते हो कि यहाँ पे आपको डिफरेंस बताना था, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यू विल गेट वेरी गुड मार्क्स। तो ट्राई, ओके। राइटिंग बहुत ज़रूरी होता है, बच्चों को बहुत सारी चीज़ें आती है पर वो लिख नहीं पाते, और अगर लिख नहीं पाते ना तो आपका असली आईना वही है जो A4 साइज़ के पेपर में आपने एग्ज़ाम कॉपी में लिखा है। इट रियली डजेंट मैटर आपने कितने साल तैयारी की, कितनी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी, कितने अच्छे अच्छे टीचर्स से पढ़ा, अगर आप परफॉर्म नहीं करोगे उस A4 साइज़ पेपर में, मेंस के मार्क काउंट होते हैं रैंकिंग में, तो ये पूरी एक्सरसाइज ही फ्यूटाइल है अगर इफ़ यू आर नॉट गुड इन मेंस। सो दैट इज़ वाई राइट, लिखने के बिना काम नहीं चलेगा, राइट। देन दिस इज़ नोबेल प्राइज़। तो ये तो फ्रंट पेज है, अब यहाँ पे है नोबेल प्राइज़, अनलॉकिंग मिस्ट्रीज ऑफ सेंसेस। फिजिक्स में एक हम देखते हैं ट्रांसड्यूसर्स। ट्रांसड्यूसर्स क्या होता है कि वो वन फॉर्म ऑफ दिस एनर्जी को दूसरे में कन्वर्ट करते हैं। जैसे हमें प्रेशर है तो प्रेशर को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स में कन्वर्ट कराना है, लाइक दैट। तो दीज आर ट्रांसड्यूसर्स। तो हमारी बॉडी में भी कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि हम किसी चीज़ को छूते हैं तो वो हमें गर्म लगती है, कुछ चीज़ ठंडी लगती है, कहीं बर्निंग सेंसेशन होता है। तो देर इज़ अ मैकेनिज्म, और इसी मिस्ट्री जो है सेंसेस की, इसको अनलॉक किया अभी नोबेल प्राइज़ में। तो ये नोबेल प्राइज़ मिला है मेडिसिन में। डिस्कवर किया रिसेप्टर्स, जिससे हम जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है उसको रिसीव कर पाते हैं और फिर रेस्पॉन्ड करते हैं। जैसे गर्मी लग रही है, प्रेशर दबाव पड़ रहा है, तो ये बॉडी के ऑर्गन्स हैं लाइक ट्रांसड्यूसर्स। इस पे अभी जो सर्च हुआ उस पे नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन पे। तो ये सीक्रेट अभी अनवील हुआ, मॉलिक्यूलर बेसिस में हीट, कोल्ड, फोर्स, हम कैसे फील कर रहे हैं कि ये गर्म है, ये ठंडा है, लाइक दैट। इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कैसे उसका वर्क करता है। तो ये रिसर्च वर्क है, रिसर्च वर्क है। तो ये डेविड जूलियस 65 ईयर के हैं, ये इन्होंने काफ़ी काम किया, स्किन सेंसर्स, रेस्पोंडेंट टू हीट एट्सेट्रा, और ही इज़ आर दम। आपने भी मैकेनिकल फोर्स स्किन पे कैसे लग रहा है, इलेक्ट्रिक नर्व सिग्नल कैसे होगा, मतलब बॉडी का जो रिसीवर्स है ना उस पर काम किया, तो इसलिए आपको नोबेल प्राइज़ मिल रहा है। तो दिस इज़ ऑन मेडिसिन। अब इसका यूज़ क्या होगा, ये जो रिसर्च है ना ये आगे चल के हमें काम आएगा कि हम कोई बायो ऑर्गन बनाना है या फिर हमारी बॉडी कैसे वर्क करती है, तो ये ट्रीटमेंट में काम आ सकता है। हम देखते कैसे हैं, हियर कैसे करते हैं, फील कैसे करते हैं, वाइड यूज़ केसेस हो सकते हैं इसमें। तो ये डुओ ने सर्च किया और इनको नोबेल प्राइज़ मिला। तो हमारी डेली लाइफ में सेंसेशन बहुत ज़रूरी होता है, और नर्व इम्पल्सेस, टेम्परेचर, प्रेशर, तो इसीलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है मेडिसिन के कॉन्टेक्स्ट में। अब बात आती है कि व्हाट इज़ नोबेल प्राइज़। तो ये है अल्फ्रेड नोबेल, ये डायनामाइट बनाते थे। इन्होंने डायनामाइट बना के बहुत पैसे कमाए। फिर जब वॉर वगैरह हुआ तो इन्हें लगा डायनामाइट से तो कितना नुकसान होता है, तो इन्होंने कहा ये जो फंड है इससे मैं कोई नोबेल, कुछ मतलब रिसर्च में फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर पीस, इसमें मैं ह्यूमन काइंड को जो बेनिफिट कर रहा है ना उसको यहाँ पे एनकरेज करने के लिए ये नोबेल प्राइजेस बनाएंगे। तो ये अवार्ड होता है कंट्रीब्यूशन अगर आपने किया है ह्यूमन काइंड के लिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, फिजियोलॉजी, मेडिसिन, लिटरेचर एंड पीस के लिए, इन सब के लिए नोबेल प्राइज मिलता है। स्वीडन देता है सारे प्राइजेस एक्सेप्ट पीस। पीस का मिलता है नॉर्वे में, नॉर्वे पीस प्राइज ओनली। और प्रेजेंट कौन करता है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी करती है।
इन सब के लिए, नोबेल असेंबली करती है मेडिसिन के लिए, स्वीडिश अकेडमी लिटरेचर के लिए, नॉर्वेजियन नोबेल कमेटी पीस के लिए। रिवॉर्ड आपको इतना कुछ मिलता है और 1901 में पहली बार अवार्ड हुआ था। अब आप बताओ पहले इंडियन कौन है जिनको नोबेल प्राइज मिला, और लेटेस्ट इंडियन कौन है जिनको नोबेल प्राइज मिला। ओके, फर्स्ट एंड लेटेस्ट कौन है नोबेल प्राइज। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। अभी ये स्टार्ट हो गया है अनाउंसमेंट, अभी एक एक करके सारे अनाउंसमेंट्स आएंगे। तो आज हमने देख लिया नोबेल क्या है, ग्रेजुअली हम सारे देखेंगे आज किसका आया, मेडिसिन का आया, ऐसे करके हम पूरे देख लेंगे। ओके, और जो पीस है, पीस याद रखना है, पीस नॉर्वे अनाउंस करता है। ओके, बाकी ये लॉ ऑफ द जंगल है, जैसे अभी अमेंडमेंट आया ना, ऐसे ही 2019 में भी एक अमेंडमेंट आया था बट वो आगे गया नहीं। तो लेट अस वेट अभी क्या होता है दिस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट में। बट जो पॉइंटर्स है ना वो आप नॉर्मल पॉइंटर्स ही लिखो कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्यों ज़रूरी है, इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, फॉरेस्ट लॉसेस क्यों हो रहा है, लाइक दैट। ओके, सो ये पहला सवाल था। अब है आप गवर्नमेंट, दिस इज अबाउट विंटर एक्शन प्लान। जो शुरू में हमने देखा, टेकल करना है पॉल्यूशन बिकॉज विंटर इज कमिंग, मोर मशीन्स टू स्वीप सिटी रोड्स क्लीन। अब क्या होता है, रोड्स में अगर धूल होती है, धूल क्या होती है, उड़ती है, धूल उड़ती है तो पार्टिकुलेट मैटर एयर में ज़्यादा आ जाता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी आती है। तो स्प्रिंकलर्स करो, पानी का ऐसे दिस स्प्रिंकलर करो तो डस्ट सेटल हो जाएगी, धूल नहीं उड़ेगी, पॉल्यूशन कम होगा। तो दिस इज ऑल्सो वन वे। रिड्यूस करें रोड डस्ट। ऐसे ही जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उसको भी स्टॉप करने की बात होती है। ई वेस्ट इको पार्क भी बनेगा इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए। तो ये तो था फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू, ये भी हमने देख लिया। स्वीप सिटीज़, पॉल्यूशन, ये है हिंदू कॉलेज का सीन है, डेजर्टेड है बिकॉज अगेन कोविड के कारण अभी इतना ज़्यादा ओपन भी नहीं हुआ है, और डीयू की एडमिशन प्रोसेस भी अभी चल रही है। देन दिस इज एडिटोरियल, फर्स्ट इज दिस फार्मर्स प्रोटेस्ट एंड दिस इज again political, West Bengal chief minister. Then this is the topic, an alphabet soup New Delhi needs to sift through. See, जैसे व्हाट्सएप बहुत सारे ग्रुप्स हो जाते हैं ना, तो उसमें चैलेंज आ जाता है कि हम कैसे उसको बैलेंस बनाएं, कैसे टेकल करें सारी मीटिंग्स वगैरह। तो मतलब वो एंट्रोपी ज़्यादा हो जाता है। तो सिमिलरली अगर अभी जैसे ऑकस आ गया, क्वाड था, शंघाई कोऑपरेशन भी हो गया, देयर आर सो मेनी ग्रुपिंग्स। तो इसमें बैलेंस कैसे बनाएं। इंडिया नीड टू रिकन्सिडर द प्लेथोरा ऑफ अलायंसेस। अलायंसेस क्यों इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड वॉर 1 जो हुआ था बिकॉज ऑफ दिस अलायंस सिस्टम। दो प्रोमिनेंट अलायंसेस थी, आंसर ट्रिपल ट्रिपल। दो कौन सी अलायंस थी जिसके कारण वर्ल्ड वॉर 1 हुआ। तो ये वर्ल्ड वॉर 1 में जैसे अलायंसेस सिस्टम था, तो अभी भी वर्ड ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है, अभी भी अलायंस बनाने की बात होती है, जैसे अभी ऑकस हो गया, लाइक दैट। द पॉइंट इज एक रियलिटी चेक भी चाहिए। इंडिया की अगर फॉरेन पॉलिसी देखें तो रीजनलिज्म है, नाम है, और इंडिया हमेशा से सोवेरन रहने की प्रायोरिटी देता है। हम इंडिपेंडेंट है, हम किसी दूसरे के दबाव में अपने डिसीजंस नहीं लेते, हम वो डिसीजन लेते हैं जो हमारी कंट्री के लिए बेस्ट है। सो वी आर अ सोवेरन कंट्री, प्लस वी आर नॉन अलाइनमेंट। हम रीजनलिज्म को भी प्रमोट करते हैं, तभी आप देखो एशियन डेवलपमेंट बैंक हुआ, सार्क हुआ, लाइक दैट। सो वी प्रमोट रीजनलिज्म। आइडियलिज्म भी है बट रियलिज्म भी है हमारी पॉलिसी में। तो ये हमारी फॉरेन पॉलिसी है, वासुदेव कुटुंबकम फिलॉसफी भी हम फॉलो करते हैं। अब बात है सार्क का, तो सार्क क्या है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क जब बना था तो बड़े फैनफेयर से बना था, काफ़ी प्रॉमिसिंग था। प्रॉब्लम क्या आती है, एक तो पाकिस्तान के साथ टेंशन, और अब अफगानिस्तान में तालिबान गवर्नमेंट भी आ गई है जिसको इंटरनेशनल रिकॉग्निशन अभी तक मिला नहीं है। तो इस बैकड्रॉप में सार्क का मीटिंग कैसे करें। तो क्या होता है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन जब बनता है ना, तो वो ग्रेजुअली इवॉल्व होता है, सर्कमस्टेंसेस चेंज होते हैं, तो वो इंस्टीट्यूशन का नेचर भी चेंज होता है, एजेंडा चेंज होता है। जैसे नाम पहले था कोल्ड वॉर, बट अब नाम बहुत वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स को टच करता है। सेम इज विद नाटो, एशियान, G7 या फिर अभी ऑकस। क्वाड बना तो क्वाड का पहले मैंडेट अलग था, अब ग्रेजुअली क्वाड भी एक्सपैंड कर रहा है, नया नया एजेंडा आ रहा है। तो दिस हैपन्स, ऑर्गेनिकली ग्रो होता है। अब जैसे यूनाइटेड नेशंस की बात करें तो यूएन, मतलब इसमें तो सभी चीज़ आ जाती है। यूएन इंक्लूड्स एवरीथिंग फ्रॉम पीस ऑन अर्थ टू सेलेस्टियल बॉडीज और इवन यूएफओज, अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, एलियंस। तो यूनाइटेड नेशंस में तो सब आ जाता है, प्लस रीजनल ग्रुपिंग्स भी होती है। सो द पॉइंट इज, ये जो ग्रुपिंग्स होती है ना, एजेंडा फॉलो करना ज़रूरी है, सिनर्जीज फॉलो करना ज़रूरी है, और प्रोडक्टिविटी मेंटेन करना ज़रूरी है। जैसे गोल्डमैन सैक के एक इकोनॉमिस्ट ने बोला, फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज का एक ग्रुप बनाते हैं ब्रिक, बाद में साउथ अफ्रीका ऐड होगा तो ये हो गया ब्रिक्स। इस इकोनॉमिस्ट का नाम क्या है, आंसर।
इंडिया आज की डेट में शंघाई कोऑपरेशन का मेंबर है, बिम्स्टेक का मेंबर है। अब जैसे सार्क में टेंशन होता है ना, तो हम बिम्स्टेक को ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज बिम्स्टेक में यहाँ पाकिस्तान नहीं है और अफगान नहीं है, तो हम बिम्स्टेक को एनकरेज करते हैं। तो दिस इज शंघाई कोऑपरेशन, बिम्स्टेक। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के भी हम मेंबर हैं। कुछ टाइम पहले हमने मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम में भी आ गए, तो जैसे ब्रह्मोस में 300 की लिमिट लगी थी वो हट जाएगी। हम एनएसजी, वसेनार अरेंजमेंट, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, सो मल्टीलेटरल जो ग्रुपिंग्स हैं वो भी बहुत प्लेथोरा इन नंबर्स हैं, बहुत सारे ग्रुपिंग्स हैं। हम एपेक में नहीं है, हम एनएसजी में नहीं है अभी। ओके, सो द पॉइंट ओवर हियर इज कि हमें अपने इंटरेस्ट रैशनलाइज करने पड़ेंगे, और इतना ज़्यादा जो बहुत सारी ग्रुपिंग्स एंड मैस वगैरह जो है इसको भी स्ट्रीमलाइन करना चाहिए। इंडिया एनएसजी में नहीं है, दिस इज़ नॉट एनएसजी, नॉट इन एपेक एंड एनएसजी है, दिस इज़ नॉट एनएसजी। तो न्यूक्लियर सप्लायर। So the point is, it stands to reason that India should also reconsider the plethora of groups we are in and rationalize them after a reality check. तो एक reality check के साथ टाइम टू टाइम उसका वैल्यूएशन भी करना चाहिए कि हम इस ग्रुप में हैं तो क्यों हैं, क्या हमारा इंटरेस्ट डिलीवर हो रहा है या नहीं हो रहा है। रैशनलाइज देम आफ्टर अ रियलिटी चेक। सो ये जो सवाल है वो है, प्रिपेयर अ नोट ऑन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, डिस्कस मेजर अचीवमेंट्स एंड चैलेंजेस अहेड। इसका मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का एक बड़ा अच्छा आर्टिकल है, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के इनिशिएटिव्स वगैरह दिए हैं, वो भी आई शेयर। एक्चुअली आई फॉरगेट, बट इसका मैं एक सॉल्यूशन निकालता हूँ कि मैं पहले से ही वो जो भी जिस पे सवाल बनाना है ना उसको पहले ही टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा, सो दैट डिले नहीं होगा और आप आंसर टाइम पे उसको लिख सकते हो। ओके, आई डू दिस। ओके, सो दिस इज प्रिपेयर अ नोट ऑन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी, मेजर अचीवमेंट्स एंड चैलेंजेस बताइए क्या है आज की डेट में फॉरेन पॉलिसी में। ओके, थिंक, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आईआर के लिए। अब जो नेक्स्ट है वो है टैप रूट्स टू हेल्प रीस्टोर इंडियाज फेडिंग ग्रीन कवर। इंडिया में ग्रीनरी ज़रूरी है, बिकॉज ग्रीनरी होती है ना तो नेचर बहुत सारी अलाइड सर्विसेज भी देती है, एयर ठीक होती है, पॉल्यूशन कम होता है, फूड मिलता है, जॉब्स आते हैं, तो एनवायरनमेंट बहुत सारी सर्विसेज करता है। कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट ज़रूरी है। 30% जो लैंड सरफेस है अर्थ का वो फॉरेस्ट है अराउंड द ग्लोब। वाइड वेराइटी ऑफ इकोसिस्टम सर्विसेज भी ये करता है, काउंटलेस और डाइवर्स स्पीशीज भी है। ये स्टेबलाइज करता है क्लाइमेट को, सिक्विस्टर करता है कार्बन, मतलब ऑक्सीजन, कार्बन अगर एयर में है एटमॉस्फेयर में तो ये उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, सिक्विस्टर करेगा कार्बन, तो इससे ग्रीन हाउस गैस, ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। रेगुलेट करता है वाटर रिजीम को, अभी वाटर साइकिल पढ़ा था कुछ ही दिन पहले, तो क्लाइमेट बहुत सारी चीज़ें करता है। स्टेट ऑफ वर्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट है 1990 से जो आ रही है, इसने बताया एक ही चीज़ कॉमन है कि डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, बहुत तेज़ी से फॉरेस्ट लॉस हो रहा है। सो उस केस पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन बहुत ज़रूरी है। अभी जो पहला सवाल आप करोगे ना तो कुछ पॉइंटर्स यहाँ से भी आप ले सकते हो। स्टेट ऑफ द वर्ड्स फॉरेस्ट रिपोर्ट 2020 ने क्या कहा, फॉरेस्ट कवर कम हो रहा है। ये जो 2021 से 30 का जो दशक है ये है यूएन डेकेड ऑफ इकोसिस्टम रीस्टोरेशन। इकोसिस्टम जो है उसको रीस्टोर करें, ब्रिंगिंग बैक करें डिग्रेडेड और डिफॉरेस्टेटेड लैंडस्केप टू इट्स ओरिजिनल स्टेट, मतलब जहाँ रेगिस्तान भी बन रहा है, थार डेजर्ट भी एक्सपैंड हो रहा है, अरावली भी डिटीरियोरेट हो रहा है, प्लस बैड बैड टोपोग्राफी है, बैडलैंड टोपोग्राफी है, तो इन सब को भी डिग्रेडेड जो लैंडस्केप है उसको रीस्टोर करें। जैसे चंबल के रेवाइन इसमें बैडलैंड टोपोग्राफी में आते हैं, तो इम्प्रूव करें इकोलॉजिकल फंक्शंस भी, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएं। ये कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑफन यूज़ करना है। रिजाइलियंट, चाहे वो इंफ्रा हो, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो फॉरेस्ट हो, रिजाइलियंट फॉरेस्ट बनाए। मल्टीफेरियस कैपेबिलिटीज हो, पिक द लैंग्वेज, इस लैंग्वेज को पिक करिए, ये बड़े अच्छे वन लाइनर पॉइंटर्स हैं। फॉरेस्ट रिस्टोरेशन करें, ट्री प्लांटिंग करें, लीडिंग स्ट्रैटेजी टू फाइट ग्लोबल वार्मिंग बाय वे ऑफ कार्बन सिक्विस्टरेशन। तो एक और कीवर्ड आ गया, कार्बन सिक्विस्टरेशन। ग्रेजिंग, एनक्रोचमेंट, फायर, क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट होता है, इसको स्टॉप करें। एक्सीलेंट लाइन। कंसिडर करें लोकल फैक्टर्स भी, बिकॉज फॉरेस्ट पूरे वर्ल्ड का डिफरेंट है। आप ये नहीं बोल सकते कि नॉर्थ ईस्ट में जो पॉलिसी लगाएंगे वो केरला में भी लगा देंगे, नो, फॉरेस्ट डिफरेंट है। जो हिमालय में है वो सेंट्रल इंडिया में है, नो। तो लोकल फैक्टर्स को भी ध्यान रखना ज़रूरी है। प्लस लोकल कम्युनिटीज़ का भी कोऑपरेशन चाहिए, उनका जो लाइवलीहुड है वो फॉरेस्ट पे डिपेंड करता है, तो आप फॉरेस्ट राइट्स डिनाई नहीं कर सकते, तो यू हैव टू एड्रेस लोकल कम्युनिटीज़ का लाइवलीहुड ऑप्शन। फिर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट कमिटीज़ बनाओ ताकि जो
लोकल्स हैं उनको भी इन्वॉल्व करो, फॉरेस्ट कैसे मैनेज करना है, तो इससे एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, ऑनरशिप आएगी, बेटर कंजर्वेशन होगा। नेगोशिएट करें विद अ वाइड रेंज ऑफ स्टेक होल्डर, सारे स्टेक होल्डर से। और पैसे, अगर इस बड़े स्केल पे काम कर रहे हैं तो पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो प्रॉपर फाइनेंसिंग होना भी ज़रूरी है। 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं इंडिया में। आंसर कौन से हैं 4 बायोडाइवर्सिटी? कुछ ही दिन पहले मैप में देखा था, 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स। ये 8% ऑफ वर्ल्ड्स का फ्लोरा फोना स्टोर करते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स वो होते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन जो है फ्लोरा फोना की वो डिक्लाइन है, थ्रेटन्ड है। तो इंडिया में है 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, 8% ऑफ वर्ल्ड्स फ्लोरा एंड फोना भी रख रहे हैं। कंजर्वेशन ज़रूरी है। अब जो भी पॉलिसी हो हमारी वो कॉस्ट इफेक्टिव हो, बायोडाइवर्सिटी हो, साइंटिफिक अप्रोच होना ज़रूरी है। अब एक कॉन्फ्रेंस हुआ था ह्यूमन एनवायरनमेंट स्टॉकहोम में, वहाँ एक डायरेक्ट लिंक ऑब्जर्व किया कि जो गरीबी होती है ना और एनवायरनमेंट, इनका वन ऑन वन रिलेशन होता है। अगर एनवायरनमेंट खराब है तो गरीबी बढ़ेगी, तो अगर गरीबी को ठीक करना है तो एनवायरनमेंट को भी ठीक करना, कंजर्व करना ज़रूरी है। दिस वी शुड रिमेंबर। तो पॉइंटर्स हैं ये कुछ, इसको आप देखिए, ये सारे पॉइंटर्स दे आर वेरी गुड पॉइंटर्स। और जो आंसर राइटिंग है ना उसके लिए ये रेडीमेड टेम्पलेट्स हैं। ये सारे टेम्पलेट्स आप टाइम टू टाइम रिवाइज करिए, याद रखिए। जो भी सवाल आता है ना तो आपके पास बहुत सारे टेम्पलेट्स रेडी हैं, ये वन लाइनर्स रेडी है, बस इसको असेंबल करना है पेपर में। इससे क्या होगा, स्पीड आएगी, वरना वहीं पे बैठ के सोचने लग जाते हैं तो पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाता पूरा। तो यू हैव टू हैव दिस a big collection of all these ready-made lines and ready-made templates so that आप रियल टाइम पे फटाफट वहाँ पे असेंबल कर पाओ, और जल्दी जल्दी लिखना भी आना चाहिए। दैट इज वाई आई एम्फेसाइज यू एवरी डे, राइट। राइट आप करोगे ना तो आपका फोकस बढ़ेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा, प्लस अगर आपने 4-5 पन्ने भर दिए ना तो खुद को भी सुकून मिलेगा कितनी पढ़ाई कर ली, तो कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। सो दैट इज वाई राइट। सिटीज आर टॉकिंग टेकिंग क्लाइमेट एक्शन। सिटीज़ आर टेकिंग क्लाइमेट एक्शन, अगेन सेम चीज़ है। अर्बन जो सिटीज़ हैं वहाँ पर ज़रूरी है उनको हम हैबिटेबल बनाएं, क्लाइमेट रिजाइलेंट बनाएं। जैसे कल दिल्ली बार बार फ्लड क्यों आ जाता है, थोड़ा सा बारिश होता है फ्लड हो जाता है। सो वी नीड क्लाइमेट रिजाइलेंस प्लान्स इन इट्स इंडियन सिटीज़। आइसोलेटेड रिस्क रादर देन प्रिपेयरिंग फॉर मल्टीपल इंटरसेक्टिंग रिस्क, मतलब जैसे अगर कोई महामारी भी आ रही है, दिस लाइक कोविड आ रहा है, पेंडेमिक आ रहा है, फिर हीट वेव भी आ सकती है, फिर सडन मॉनसून भी आ रहा है, अर्थक्वेक भी आ रहा है, तो बहुत सारे थ्रेट्स हैं। इन सबको टोटलिटी में देखना है क्लाइमेट एक्शन को। तो दिस इज देयर। तो एक्टिव एंगेजमेंट, ये प्रीवियस टॉपिक है, सेम चीज़ें हैं कि एक्टिव एंगेजमेंट हो सारे एनजीओज का, स्टेक होल्डर्स का, ये सब मिलके कंजर्वेशन करें। अब ये जो पॉइंटर्स है ना, ये वाले पॉइंटर्स आप इधर भी लिख सकते हो। क्लाइमेट एक्शन कोई बात आई तो यू कैन राइट दीज पॉइंट्स ओवर देयर, जैसे ग्रेजिंग, एनक्रोचमेंट, क्योंकि चीज़ें ना सब इंटरलिंक होती है, इंटरलिंक होती है चीज़ें। दैट इज़ वाई आई ऑलवेज एम्फेसाइज यू, हमेशा पहले एक बेसिक थ्रेशोल्ड क्रॉस करो। पॉलिटी का एक थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया, इकोनॉमी का कर लिया, ज्योग्राफी का कर लिया, हिस्ट्री का कर लिया, है ना, करंट अफेयर्स का कर लिया। आपने एक बेसिक बेसिक सारा पढ़ लिया, एनसीईआरटी क्विकली गो थ्रू। ये बेसिक आपने पढ़ लिया ना, अब आप एडवांस में आओ, तो इससे क्या होगा, आपकी अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी। बिकॉज कोई भी सब्जेक्ट आइसोलेटेड नहीं होता है। ज्योग्राफी में आपको इकोनॉमी नजर आएगी, इकोनॉमी में ज्योग्राफी नजर आएगी। तो ये नहीं कि पहले हम ज्योग्राफी एक्सपर्ट बन गए फिर हम इकोनॉमी एक्सपर्ट बनेंगे, नो। ये वेव लाइक पढ़ना चाहिए, सब में आप ग्रेजुअली एक थ्रेशोल्ड क्रॉस करो, फिर इंटरलिंकिंग आपकी अपने आप बहुत समझ बेहतर होती जाएगी। ओके, तो साइंस ओवर स्मोक टॉवर्स, पहले एक फंडामेंटल्स अपने सारे सब्जेक्ट के अच्छे कर लो। तो ये बात है। अब जैसे स्मोक टॉवर्स का प्रूवन सॉल्यूशन है, दिल्ली में अभी लॉन्च हुआ है सीपी वगैरह में। स्मोक टॉवर क्या है, एयर प्यूरिफायर है, ह्यूज स्केल का एयर प्यूरिफायर है। तो अगेन वही बात है, दिल्ली में पॉल्यूशन को दूर करने की कोशिश है। साइंस ओवर स्मोक टॉवर्स। देन अभी पावर क्राइसिस चल रहा है चाइना में, डिमांड सप्लाई का मिसमैच है, स्टीप डिक्लाइन हुआ है। श्रीलंका में अभी दिस अगेन हर्षवर्धन श्रृंगला साहब गए, फॉरेन सेक्रेटरी। श्रीलंका के साथ जो टाइज है ना उसमें रीसेट की बात हो रही है। एक और बात हो रही है, वो चाइना के डेट ट्रैप में जो श्रीलंका फंस गया है, तो इंडिया उसको कैसे रेस्क्यू कर सकता है या फिर कैसे आगे वे फॉरवर्ड हो सकता है, इस सब का अभी बैकग्राउंड तैयार किया जा रहा है। तो इन्होंने पुश किया प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी इन श्रीलंका। बोथ नेशंस अटेम्प्टिंग टू रीसेट टाइज, ये कीवर्ड है, रीसेट करने की कोशिश है टाइज को। देन ये पेंडोरा पेपर्स अभी काफ़ी न्यूज़ में, लेट अस वेट फॉर सम मोर टाइम।
देन दिस इज डीआरडीओ की नई पॉलिसीज अभी रिलीज किया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो नई पॉलिसी है, दो नई पॉलिसी है, डायरेक्टेड रिसर्च पॉलिसी है और रिकॉर्ड मैनेजमेंट 2021। तो एक डीआरडीओ यंग साइंटिस्ट अवार्ड भी होता है 2019 का, 16 साइंटिस्ट को यहाँ पे दिया है डीआरडीओ। डीआरडीओ इज इम्पॉर्टेंट फॉर दिस डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए भी, नए इनोवेशन रिसर्च एट्सेट्रा के लिए। नो स्टेट कैन डिनाई दिस एक्स ग्रेशिया पेमेंट, सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर शब्दों में बोल दिया 30 दिन के अंदर डॉक्यूमेंट सबमिट करें। 70% एडल्ट पॉपुलेशन फर्स्ट डोज मिल गया है, एक्सीलेंट। अगर आपने अभी भी वैक्सीनेशन नहीं लगाई है, गो गेट योर वैक्सीनेशन। 5.67 करोड़ डोजेस भी अभी अवेलेबल है, गो गेट वैक्सीनेशन। ड्रोन बेस्ड वैक्सीन डिलीवरी मॉडल लॉन्च, अब एक ये नया टेक्नोलॉजी का यूज कर रहे हैं, ड्रोन के थ्रू ये टारगेटेड प्लेस में वैक्सीनेशन डिलीवर करेंगे। गुड। ये जो ड्रोन टॉपिक है ना, ये भी बहुत ज़्यादा यूज केसेस हैं। ड्रोन से वैक्सीन भी कर सकते हैं, सिक्योरिटी भी कर सकते हैं, सर्वेलेंस भी कर सकते हैं, कुंभ मेला में सर्वेलेंस हुआ था, ट्रैफिक मैनेजमेंट कर सकते हैं, सो मेनी थिंग्स, ड्रोन्स। देन यूएसए एजुकेशन लोन है और नीड टू डबल इंफ्रा स्पेंडिंग। अब सरकार पैसे खर्च करती है ना, इंफ्रा मतलब ये रोड्स बना रही है, डैम्स बना रही है, प्रोजेक्ट्स बना रही है, इससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी, और फिर वो ट्रिकल डाउन भी होता है पूरी इकोनॉमी में। तो हमेशा गवर्नमेंट को जब भी इकोनॉमी को बूस्ट करना है ना, तो वो खर्चे करने लग जाती है इंफ्रा स्पेंडिंग में, डबल करने की बात है। तो डीए सेक्रेटरी ने कहा प्राइवेट सेक्टर पार्टनरशिप अजर्ट्स इकोनॉमी ऑन वेरी फास्ट रिकवरी पाथ। कॉम्प्लायंस लैप्स होता है बिकॉज ऑफ लेड टू कॉर्पोरेट स्कैंडल्स, ये कॉर्पोरेट स्कैंडल्स भी होते हैं, लैप्सेस होते हैं, प्रोटोकॉल्स फॉलो नहीं करते, फ्रॉड्स भी होते हैं, बिकॉज ऑफ दिस कॉम्प्लायंस फॉलो नहीं हुआ। इंडिया के साथ प्रॉब्लम क्या है, इंडिया एक बहुत बड़ा इम्पोर्टर है ऑयल का, सारा 85% जो क्रूड ऑयल चाहिए हमें, वो सब हम इम्पोर्ट कराते हैं। क्रूड ऑयल इज टर्न इनटू फ्यूल्स जैसे पेट्रोल, डीजल, गैस, सीएनजी। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक प्रोसेस होती है, रिफाइनिंग। तो क्रूड ऑयल कच्चा तेल आता है, फिर जैसे रिफाइनरीज है जामनगर वगैरह में, ज़्यादातर इधर वेस्टर्न इंडिया में है, तो यहाँ उसका रिफाइनरी होती है। कुछ कुछ रिफाइनरी अलग अलग स्ट्रैटेजिक प्लेसेस में भी बनाई है। पॉइंट इज रिफाइनरी के बाद ये डिफरेंट डिफरेंट पेट्रो प्रोडक्ट्स बनते हैं और फिर वो यूज़ में आते हैं। तो इंटरनेशनल क्रूड ऑयल जो है वो अभी भी ज़्यादा चल रहा है। ब्रेंट ऑयल अभी $79 पर बैरल टुडे में। क्विज में हमने देखा था ये जो ब्रेंट ऑयल है ये किस जगह का है। ब्रेंट ऑयल क्या अरब से आता है, ब्रेंट ऑयल क्या मतलब नॉर्थ सी से आता है, कहाँ से आता है ब्रेंट ऑयल। तो ब्रेंट ऑयल भी $79 पे चल रहा है। फ्यूल की प्राइस ज़्यादा होगी, सरकार सेंट्रल और स्टेट उसमें टैक्स भी ज़्यादा लगाते हैं, तो एंड यूज़र का जो फ्यूल प्राइस है ₹110 लीटर तक पहुंच जाता है। टाटा की नई गाड़ी है पंच एसयूवी। सेकेंड वेव इम्पैक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस, फाइनेंस का क्रेडिट का अभी स्लगिशनेस हो रही है। यूएसए स्टार्ट करेगा ट्रेड टॉक विद चाइना, हुआवे एंड ऑल। देन यूएस डुओ विन नोबेल फॉर वर्क ऑन टेम्परेचर एंड टच सेंसर्स, बॉडी के सेंसर्स। ये एक एक दिन हम रोज फॉलो करते हैं, जैसे जैसे अनाउंसमेंट होता है, फिर इसका एक कंप्लीट कंपाइलेशन भी आई शेयर। ओके। चाइना ने 52 जेट सेंड किए ताइवान पे, ताइवान वन चाइना पॉलिसी लगा रहा है चाइना और ताइवान को बुली कर रहा है। देन दिस इज फुमियो किशिदा इलेक्टेड एज न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। तो ये अभी योशी हिदे सुगा थे, उसके बाद अभी ये फुमियो किशिदा है। अभी पहले आबे थे, तो ये सक्सेशन में अभी थर्ड प्राइम मिनिस्टर बन गए। His predecessor had lasted only a year. Tokyo Olympics, then economy fall down, then COVID updates, इन सब के कारण फॉल डाउन हुआ प्रीवियस प्राइम मिनिस्टर का। अभी ये नए हैं, लेट अस सी। देन अभी पेंडोरा डैमेज क्या होगा, दिस इज टू अर्ली। ये कुछ एक बहुत सारे ग्रुप ऑफ इन जो जर्नलिस्ट हैं ऑल ओवर वर्ल्ड, उन्होंने इन्वेस्टिगेशन किया है। कुछ जो बहुत बड़े बड़े दिस मिलियनर बिलियनर लोग हैं, इनके इनके फाइनेंशियल, इन्होंने टैक्स हेवंस में क्या इन्वेस्टमेंट्स किया है, उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स रिवील हुए हैं। लेट अस सी। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कल का आउटेज था। दिस फॉलोज लीक बाय एफबी विसल ब्लोवर। तो लेट अस सी फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। ये एक मैसेज और भी देता है कि क्यों मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। ये तीनों अलग अलग होते तो शायद आउटेज नहीं होता है, इस स्केल का ऐसा नहीं होता। सो दैट इज वाई कि ये जो टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं ये टू बिग हो गई हैं, इनको ब्रेक करना ज़रूरी है या नहीं। कुछ टाइम पहले यूएसए में ऐसा एक बिल आया था कि टेक्नोलॉजी कंपनी को ब्रेक करें, दे आर गेटिंग टू बिग।
फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम। देन दिस इज स्पोर्ट्स न्यूज़। और अब आते हैं अपन इंडियन एक्सप्रेस में। देन यहाँ पे पेंडोरा पेपर्स है। दिस इज प्रोटेस्ट। 21 ईयर ओल्ड 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड निकाल रहा है आईपीएल डेब्यू में। एक्सेलेंट। अब ये जो नए नए आते हैं ना, इनको प्रॉपरली फिर क्या ग्रूम भी करना चाहिए, ग्रूम भी करना चाहिए ताकि वो इंटरनेशनल लेवल पे भी एक बहुत अच्छा पेसर बने। इंडिया को सीरियसली फास्ट बॉलर का बड़ा शॉर्टेज रहता है हमेशा। एक्सेलेंट। देन दिस इज पलवल। ये दिल्ली का ट्रैफिक और अनईज ऑफ रैंकिंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट जो रैंकिंग है ये भी बड़ा मतलब रिलायबल नहीं है। वर्ल्ड बैंक स्टॉप करने की सोच रहा है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, बिकॉज रैंकिंग्स आर नॉट एवरीथिंग, नंबर्स आर नॉट एवरीथिंग। ये नंबर्स फजिंग होती है। जो नंबर्स पैरामीटर होते हैं बस उन पैरामीटर में ऐसे ट्विक किया जाता है कि रैंक ऊपर हो जाए, एक्चुअल में ग्रोथ नहीं होती। तो वर्ल्ड बैंक ने इसी टैम्परिंग के कारण ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ही हॉल्ट कर दिया था। एन एथिकल अपग्रेड, फेसबुक का जो रिविलेशन है। द कॉन्टेस्ट फॉर द मून, ये राजा मंडाला साहब के आर्टिकल्स हैं। अगर आपका दिस आईआर, दिस पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट है ऑप्शनल, इनको बड़े अच्छे से फॉलो करना है। बड़े अच्छे इंसाइट्स होते हैं। जैसे अभी द कॉन्टेस्ट फॉर द मून, अभी जो वर्ड अब नेक्स्ट चीज पे जा रहा है ना, वो है लाइक स्पेस, और दूसरी चीज है ओशियन। क्योंकि लैंड पूरी एक्सप्लोर हो गई है, स्पेस बचा हुआ है, ओशियन बचा हुआ है। तो अभी पूरा पूरा फोकस है ना वो स्पेस और ओशियन पे, डीप ओशियन मिशन जैसे, या फिर स्पेस के प्रोग्राम्स हैं। इस पे इंडिया को बहुत जोर देना जरूरी है, एम्फेसाइज, वरना हम क्या होंगे, लैग हो जाएंगे। चाइना इस पे बहुत फोकस कर रहा है, स्पेस पे भी और ओशियन पे भी। अभी जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये भी रिटायर होगा। चाइना अपना खुद का बना रहा है स्पेस स्टेशन। चाइना ने अभी मून लैंडिंग भी कर दिया। सो ऐसा नहीं है वी आर ऑब्सेस्ड बाय चाइना, बट द पॉइंट इज वी नीड टू टेक लेसन्स कि हम भी स्पेस और दिस इसमें एक्सप्लोरेशन कंटिन्यू करें, बिकॉज ये नेक्स्ट बिग थिंग होने वाली है। जैसे टेक्नोलॉजी हुआ, 5G वगैरह हुआ, वी शुड इन्वेस्ट इन फ्यूचर टेक्नोलॉजीज इन फ्यूचर। फ्यूचर क्या उस टाइम पे रेलेवेंस होगा, इन प्रोस्पेक्ट्स को भी ध्यान देना जरूरी है आईआर में। तो ये कोल्ड वॉर लाइक हार्मनी एंड एटसेट्रा, द पॉइंट इज, जैसे चैंगी 6, 7, 8 अभी चाइना का मून मिशन है। चाइना बहुत एग्रेसिवली इन्वेस्ट कर रहा है इस पूरे स्पेस एक्सप्लोरेशन में। इनका डेडिकेटेड लाइक लॉन्ग मार्च दिस एंड दैट, दे आर डूइंग गुड। इंडिया भी अच्छा कर रहा है बट वी कुड डू बेटर। जैसे चंद्रयान 2 लॉन्च किया था पीएसएलवी रॉकेट में। तो स्पेस और दूसरा ओशियन, इन तीनों पे बहुत फोकस करना ज़रूरी है। आधार के लूप होल्स हैं, वल्नरेबिलिटी से डिनायल ऑफ सर्विसेज हो जाता है। देन दिस इज अबाउट न्यू जापानीज प्राइम मिनिस्टर। ब्रिटेन ने सेंड किया मिलिट्री टू सॉल्व फ्यूल क्राइसिस। दिस इज ताइवान, चाइना का इनकर्शन। देन नोबेल मिला है फॉर डेसिफरिंग, मतलब सॉल्व किया, फाइंड किया, साइंस ऑफ टच। टच करते ही हमें पता चल जाता है दिस इज सॉफ्ट, दिस इज हार्ड, दिस इज हॉट, दिस इज कूल, लाइक दैट। बर्निंग सेंसेशन, सूदिंग सेंसेशन, लाइक दैट। तो साइंस ऑफ टच, तो ये आपने ऐसे दिया है। डेविड जूलियस और दिस आर्दम ने डिस्कवरी किया, स्टडी किया, फॉर दैट इन्हें नोबेल प्राइज मिला है। हमारी बॉडी में भी ट्रांसड्यूसर्स टाइप ही ऐसे सेंसर्स होते हैं, न्यूरॉन फंक्शनिंग होती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि क्या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, स्टिमुलाई क्या है। तो ये रेड चिली से इन्होंने देखा था कि बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, और उससे हम पता लगा रहे थे टेम्परेचर एट्सेट्रा, बर्निंग हीट। तो ये तो था मेडिसिन। अभी फिजिक्स आएगा, केमिस्ट्री आएगा, 5 आज मतलब फिजिक्स आ जाएगा, कल केमिस्ट्री, फिर लिटरेचर, फिर पीस, और फिर इकोनॉमिक्स। तो जैसे ही 11 होगा इसका एक कंपाइलेशन अपन बना लेंगे। देन दिस इज अबाउट 2 फाइजर शॉट स्टे इफेक्टिव अगेंस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। वैक्सीनेशन सब अच्छी है, गो गेट वैक्सीनेटेड। ग्रीन हाइड्रोजन का पुश है, एनबीएफसीज एवरग्रेनेड को रेस्क्यू करने की बातें चल रही है, लेट अस सी। सो दिस इज इंडियन एक्सप्रेस। अभी अब हम क्विकली देखते हैं, ये कुछ रिपोर्ट्स हैं। जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना, इससे हर साल कुछ ना कुछ पूछा जाता है पॉलिटी में, नो मैटर कौन सा एग्जाम है। कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, इस बात पे सवाल आता है। तो 1934 में एम एन रॉय साहब ने प्रपोज किया कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाओ और वो कॉन्स्टिट्यूशन को डिजाइन करेगी। ये 1935 में भी डिमांड में आ गया कांग्रेस का। फिर ब्रिटिश ने अगस्त ऑफर में एक्सेप्ट किया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी। कैबिनेट मिशन आया तो इसने प्रॉपर खाका बनाया कि कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। मेंबर्स थे वो इलेक्टेड इनडायरेक्टली थे, डायरेक्ट हम लोगों ने नहीं किया था,
वो हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फिर यहाँ पे सेंड कर रहे थे, तो इलेक्टेड इनडायरेक्टली। मेंबर्स प्रोविंशियल असेंबली से, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जैसे राज्यसभा के मेंबर होते हैं ना, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, समथिंग लाइक दैट। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुआ और बना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 8 कमेटी थी यहाँ पे, अक्सर ये सवाल आए। ड्राफ्टिंग के बाबा साहब थे, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी के नेहरू जी थे, यूनियन पावर के नेहरू जी, स्टेट्स के नेहरू जी, स्टीयरिंग कमेटी राजेंद्र प्रसाद जी, प्रोसीजर कमेटी के राजेंद्र प्रसाद जी, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के वल्लभ भाई पटेल जी। इसके अलावा एडवाइजरी, फंडामेंटल राइट, माइनॉरिटी, ट्राइबल, इनकी भी थी। आचार्य कृपलानी जी, फंडामेंटल राइट सब कमेटी, माइनॉरिटी के HC मुखर्जी साहब। देन AB ठक्कर जी थे, पार्शली एक्सक्लूडेड एरिया असम नॉर्थ वेस्ट। इसका एक और अच्छा कंटेंट है आपके पास, लक्ष्मीकांत है ही। लक्ष्मीकांत के पीछे ना एक बहुत सारा ऐसा समरी टाइप दिया रहता है जिसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं और कुछ ऐसी चीज़ें लिखी हुई है। तो जब भी रिवीजन करो ना, आप उसको एक बार पहले पन्ने से आखिरी पन्ने तक जल्दी जल्दी पन्ने पलटा के ये सारी चीज़ें देखो। प्लस मॉडर्न स्पेक्ट्रम भी आप पढ़ते ही हो, तो उसमें भी पीछे एक छोटी सी समरी लिखी होती है। तो एग्ज़ाम के 1 2 3 दिन पहले, अभी इतना ही टाइम है, तो उस समरी को एक बार ज़रूर पढ़ लो आप, उससे आपको हेल्प मिलेगा। उस समरी को, पूरी बुक नहीं भी हो रही है बट समरी ज़रूर पढ़ लो, और लक्ष्मीकांत में भी एक बार पन्ने पलटा लो आप सारी किताब के, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। तो 389 नंबर मेंबर की कमेटी बनी, फिर पार्टीशन हुआ तो 299 हो गए। 229 ब्रिटिश से थे और 70 नॉमिनेटेड बाय प्रिंसली स्टेट्स थे। सचिदानंद सिन्हा साहब पहले टेम्पररी चेयरमैन बने और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चेयरमैन बनाया और बाद में आप प्रेसिडेंट बनेंगे। हरेंद्र मुखर्जी जी, BN राय जी कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। ओके, वाइस प्रेसिडेंट थे मुखर्जी जी और BN राय दिस कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। तो ये बड़े छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, कई बार स्ट्रेट फॉरवर्ड वन लाइनर आए हैं। दिस इज असेंबली। ये सवाल बड़ा इजी था। एक टैप खोल रहे हैं तो उसको कितना घंटा लग रहा है? 6 घंटे में पूरा फिल कर रहा है, तो हाफ कितने में करेगा? 3 घंटे में। 4 टैप हो गए तो 1 घंटे में वो कितना करेगा? टैप की कैपेसिटी 1/6 थी, 6 आवर में 1 यूनिट पूरा फिल हो रहा है, तो 1 आवर में 1/6 होगा एक टैप। तो 4 टैप कितने हुए? 4 इंटू 1/6, 2/3। अब आधा तो पहले ही भरा हुआ है, तो बचा कितना? आधा, हाफ, हाफ बचा हुआ है। अब ये जो दिया हुआ है कि 2/3 है, 4 टैप्स 2/3 भर रहा है कितने में? 1 घंटे में, बट हमें तो भरना हाफ ही था, तो हाफ 2/3 1 आवर में, तो हाफ कितने में भरेगा? दिस 3/4 आवर में। टोटल टाइम निकाल दो, पहले 3 था, फिर 3/4 और आ गया, तो टोटल 3 आवर 45 मिनट। हमेशा ब्रेक करने हैं छोटे छोटे यूनिट्स में, 1 यूनिट का, 1 आवर का, और उसके अकॉर्डिंगली फिर उसको चेंज कर देना होता है। अब यहाँ कुछ पाइप पानी ला रहे हैं तो वो पॉजिटिव, कुछ ड्रेन कर रहे हैं तो नेगेटिव। 1/20, 1/24, 20 मिनट में फिल कर रहा था, तो 1 मिनट में 1/20, तो सब 1 मिनट निकाल रहे हैं अपन। 1/20 से एम्प्टी, 1/24 से एम्प्टी, 1/15 से इनकमिंग। तो अब आप इसको देखो, टोटल नेगेटिव आया, मतलब एम्प्टी कर रहा है, पानी कम हो रहा है, बस रेट आ गया। तो 1/40 3 गैलन, तो वॉल्यूम ऑफ टैंक कितना हो गया? 1 पार्ट का हो गया, 3 इंटू 40 120 गैलन। पैटर्न निकालना है, 2 क्यूब माइनस 2 स्क्वायर दिस, तो ये हो जाएगा 4 क्यूब माइनस 4 स्क्वायर 48। आज का सवाल है, रेक्टेंगुलर पार्क है, 60 मीटर लॉन्ग, 40 मीटर वाइड, 2 कॉन्क्रीट क्रॉस रोड है रनिंग इन द मिडिल ऑफ द पार्क, बीच में। रेस्ट ऑफ द पार्क हैज बीन यूज्ड एज अ लॉन। तो एरिया ऑफ द लॉन अगर इतना है तो विड्थ क्या होगी रोड का? एरिया, लेंथ इनटू ब्रेथ इज एरिया। बहुत सारे रेक्टेंगल्स बने हुए हैं, थिंक। टैंक 25 मीटर लॉन्ग है, 12 मीटर वाइड है, 6 मीटर डीप है। वॉल्यूम निकालिए। कॉस्ट ऑफ प्लास्टरिंग इट्स वॉल बॉटम एट 75। एरिया निकालिए और फिर प्लास्टर करना है वॉल को, दीवारों को और बॉटम को, तो टॉप नहीं आएगा इसमें। तो 75 पैसे पर स्क्वायर मिनट रेट है। एरिया निकालिए, रेट है, यू विल गेट द आंसर। एरिया ऑफ लार्जेस्ट सर्कल दैट कैन बी ड्रॉन इनसाइड अ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है, इसके इनसाइड सबसे बड़ा सर्कल कौन सा बन सकता है? आंसर 18 14 का रेक्टेंगल का डायमेंशन है। सो दीज आर 3 क्वेश्चंस फॉर सी सेट। ये सॉल्यूशंस हैं। ये है मेडिसिन पे नोबेल प्राइज। ये बड़े अच्छे की पॉइंटर्स हैं। ग्रीन कवर, फॉरेन पॉलिसी पे भी सवाल तैयार करना है और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट पे भी। ओके, so this is 5th of October 2021. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.